नमस्कार, मेरा नाम है समित चौधरी और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे केस की कहानी जिसे नागरवाला स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। तारीख थी 24 मई और साल था 1971। देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी अपने पूरे उफान पर थी। नई दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट रोड शाखा को खुले हुए लगभग पौने 1 घंटे का वक्त हुआ था। बैंक के चीफ कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा अपने कामों में व्यस्त थे कि तभी इनके पास रखा हुआ फोन घनघना उठता है। मल्होत्रा ने फोन उठाया। ये फोन इनके पास कहीं और से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आया था और दूसरी तरफ से जो शख्स बोल रहे थे उनका नाम था परमेश्वर नारायण हक्सर। पीएन हक्सर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव थे। पीएन हक्सर ने अपना परिचय दिया और कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपसे बात करना चाहती हैं। इतना कहने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई और इधर फोन पर होने के बावजूद मल्होत्रा की कमर झुकती चली जा रही थी और इनका गला सूखने लगा था। दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज आती है और वो अपने अंदाज में बताना शुरू करती है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि बांग्लादेश में चलाए जा रहे खुफिया मिशन के लिए आपको 60 लाख रुपए देने हैं। आप पैसे लेकर बैंक से निकलिए। बैंक से 500 मीटर की दूरी पर आप अपनी गाड़ी को खड़ी कर देंगे। उसके बाद आप इंतजार करेंगे। आपके पास एक आदमी आएगा और वो आपसे कोडवर्ड बोलेगा। उसका कोडवर्ड होगा बांग्लादेश का बाबू। फिर आपको अपने कोडवर्ड से जवाब देना है और आपका कोडवर्ड होगा बार एट ला। कोडवर्ड बोलने वाले इंसान को आप ये 60 लाख रुपए दे देंगे। मल्होत्रा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा माताजी। इसके बाद फोन कट जाता है। फिर इसके बाद मल्होत्रा ने डिप्टी कैशियर राम बत्रा से 60 लाख रुपए कैश बॉक्स में रखने को कहा। बैंक का एक कर्मचारी एचआर खन्ना बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करने में लग गया। डिप्टी हेड कैशियर रावल सिंह ने संबंधित रजिस्टर में साइन करते वक्त कहा कि एक पेमेंट वाउचर भी बनाना पड़ेगा। तो बत्रा ने कहा कि मल्होत्रा वाउचर पर साइन कर देंगे। बैंक की एक ऑफिशियल कार की डिग्गी में इन सारे पैसों को डाला गया। उसके बाद मल्होत्रा इस कार को चलाने लगा। बताया अनुसार मल्होत्रा ने 500 मीटर की दूरी पर जाकर इस कार को खड़ी कर दिया। उसके बाद ये लोग इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में एक लंबा और मजबूत शरीर वाला आदमी इनके पास आता है जिसका रंग कोरा चिट्टा था। इसने अपना कोडवर्ड बोला और मल्होत्रा ने अपने कोडवर्ड से जवाब दिया। इसके बाद ये आदमी इनके साथ ही गाड़ी में बैठ जाता है और फिर इस आदमी ने इनसे टैक्सी स्टैंड चलने को कहा। कार सरदार पटेल रोड और पंचशील मार्ग के जंक्शन पर बने टैक्सी स्टैंड में पहुंचती है और यह आदमी पैसों का बक्सा लेकर कार से उतर जाता है। फिर इसने मल्होत्रा से कहा कि सीधे प्रधानमंत्री आवास जाओ और इन पैसों का वाउचर ले लो। जब ये लोग प्रधानमंत्री आवास पहुंचे तो इनको बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर आवास पर नहीं है बल्कि संसद में है। तो ये लोग संसद भवन पहुंचे लेकिन प्राइम मिनिस्टर से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। फिर इसके बाद ये लोग प्रधान सचिव पीएन हस्कर के पास पहुंचते हैं और उनसे इन्होंने वाउचर के बारे में पूछा। तो पीएन हस्कर हैरान थे। उन्होंने कहा कि हमने तो ऐसे कोई ऑर्डर दिए ही नहीं है। आप लोग फौरन जाइए और इस घटना की पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। तो फिर ये लोग थाने पहुंचते हैं और रिपोर्ट लिखाई गई। थाने से किसी पुलिस वाले ने क्राइम रिपोर्टर को फोन करके बता दिया। उसने कहा कि डाका पड़ गया है 60 लाख का, सरकारी बैंक पार्लियामेंट स्ट्रीट में। तो एक खबर मीडिया के कानों तक भी पहुंच गई थी। इधर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। एक टीम बनाई गई जिसको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डीके कश्यप लीड कर रहे थे। इंस्पेक्टर हरिदेव और एके घोष ने जालसाज को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन तूफान। तो सबसे पहले ये लोग टैक्सी स्टैंड पहुंचे और वहां इन्होंने हुलिया बताकर पता लगाने की कोशिश की कि इस हुलिये वाला आदमी किस टैक्सी से गया है। तो एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उसने इस हुलिये वाले आदमी को डिफेंस कॉलोनी के पास उतारा था। इसके बाद पुलिस डिफेंस कॉलोनी पहुंचती है और डिफेंस कॉलोनी से इनको पता चलता है कि उस इंसान ने यहाँ से एक और टैक्सी पकड़ी थी। इस दूसरी टैक्सी का पता लगाया जाता है। इस दूसरी टैक्सी के ड्राइवर ने बताया कि वो आदमी डिफेंस कॉलोनी से राजेंद्र नगर के एक मकान में गया था। ड्राइवर ने यह भी बताया कि उसने इस राजेंद्र नगर के मकान से एक बड़ा सा सूटकेस उधार लिया था। उस आदमी ने ड्राइवर को बताया था कि वो इन सारे पैसों को बांग्लादेश में चलाए जाने वाले खुफिया मिशन के लिए लेकर जा रहा था। इस बात को राज बनाए रखने के लिए उसने ड्राइवर को 500 रुपए की एक टिप भी दी थी। तो पुलिस राजेंद्र नगर के इस मकान में पहुंची। इस मकान में रहने वाले लोगों ने बताया कि हाँ, ये बात सही थी। वो लोग इस इंसान को जानते थे। वो यहाँ पर आया था और उसने एक बड़ा सा सूटकेस इनसे उधार भी लिया था। इसके बाद वो राजेंद्र नगर से पुरानी दिल्ली में निकोलसन रोड पर गया और फिर उसने ड्राइवर के सामने ही सारे पैसे बक्से से निकालकर इस सूटकेस में डाले। बक्सा खाली करने के बाद इसे डिफेंस कॉलोनी भेज दिया गया। जिस मकान में इस बक्से को भेजा गया था उस मकान का नंबर था A277 और इस मकान में रहने वाला शख्स
उस आदमी का दोस्त था जिसे पुलिस तलाश कर रही थी। पुलिस इस A277 नंबर के मकान में पहुंचती है और इस इंसान से पूछताछ की जाती है। इस इंसान ने पुलिस को सारी बातें बता दी। रात के लगभग पौने 10 बजे दिल्ली गेट के पास बनी पारसी धर्मशाला से इस आदमी को पैसों के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके पास से 59,95,000 रुपए भी मिल जाते हैं। आधी रात के वक्त पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद फिर एक नाम निकलकर सामने आया, रुस्तम सोहराब नागरवाला। इसके बाद फिर नागरवाला पर केस चला और शायद ये भारत के इतिहास का इकलौता ऐसा केस रहा होगा जिसमें गिरफ्तारी के 3 दिन के अंदर ही केस भी चल गया और सजा भी हो गई। इस केस में 10 मिनट की ही सुनवाई चली थी, क्योंकि नागरवाला ने खुद ही कबूल कर लिया था कि इसने बांग्लादेश में चलाई जाने वाली मूवमेंट का सहारा लेकर मल्होत्रा से 60 लाख रुपए लूटे थे। अदालत ने नागरवाला को 4 साल की सजा सुनाई और 1,000 रुपए जुर्माना भरने के लिए कहा गया। नागरवाला का जो कबूलनामा था इसे कैमरे पर भी रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन कबूल करने के कुछ ही दिन बाद ये अपने बयान से पलट जाता है। इसने अपनी सजा के खिलाफ अपील दायर की और इसकी मांग थी कि इसके केस पर दोबारा से सुनवाई हो। तो सेशन कोर्ट ने दोबारा सुनवाई का ऑर्डर भी दे दिया था, लेकिन नागरवाला की मांग थी कि इसकी सुनवाई उस कोर्ट में ना हो जहां पर इसे सजा सुनाई गई है। तो जब ऐसी इसकी मांग थी तो 28 अक्टूबर 1971 को नागरवाला की ये अपील खारिज कर दी जाती है। इधर जो बैंक के कैशियर थे मल्होत्रा, इनके ऊपर भी जांच चल रही थी और 16 नवंबर 1971 को नागरवाला ने अपनी एक अपील में कहा कि इसके केस की कार्यवाही को तब तक आगे ना बढ़ाया जाए जब तक मल्होत्रा की जांच पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ तब आता है जब इस केस की जांच करने वाले नौजवान असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट DK कश्यप की एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। ये हनीमून पर जा रहे थे, तब रहस्यमय तरीके से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और इनकी जान चली गई। फिर इसके बाद नागरवाला ने करंट के एडिटर DF करापा को एक खत लिखा और अपना इंटरव्यू देने की पेशकश की। जब नागरवाला ने इंटरव्यू देने की पेशकश की, उस समय कराका की तबीयत खराब थी, तो कराका ने अपने एक असिस्टेंट को भेज दिया, लेकिन नागरवाला ने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ एडिटर से ही बात करेगा, बाकी दूसरे किसी भी इंसान को वो इंटरव्यू नहीं देगा। फिर इसके बाद 1972 के फरवरी महीने में नागरवाला की तबीयत बिगड़ने लगती है और इसे तिहाड़ जेल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है। इसके बाद 21 फरवरी को इसे GB पंत हॉस्पिटल भेज दिया गया। 2 मार्च को लंच के बाद नागरवाला की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। ये जमीन पर गिर पड़ा था और बेहोश हो गया था। 2:15 पर नागरवाला को मृत घोषित कर दिया जाता है। दिल का दौरा पड़ने की वजह से इसकी मौत हुई थी। इस समय इसकी उम्र 51 साल थी। तो जब नागरवाला की भी मौत हो गई तो तमाम ऐसे लोग सामने आने लगे जिनका मानना था कि DK कश्यप और नागरवाला को साजिश के तहत मरवाया गया है। जब ये केस शुरू हुआ था तो पुलिस ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बैंक में कभी कोई फोन किया ही नहीं गया, बल्कि ये फोन खुद ही नागरवाला ने किसी दूसरी जगह से किया था और इसने खुद ही PN हस्कर और इंदिरा गांधी की आवाज निकालकर मल्होत्रा से 60 लाख रुपए लूटे थे। तो नागरवाला की मौत के बाद तमाम बुद्धिमान लोग सवाल पूछने लगे कि अगर नागरवाला के पीछे किसी बड़ी ताकत का हाथ ना होता तो क्या वो कभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज निकालने की हिम्मत कर पाता। इसके अलावा मल्होत्रा ने महज एक फोन कॉल के चलते इतनी बड़ी रकम एक बिल्कुल ही अनजान आदमी को कैसे दे दी। रुस्तम सोहराब नागरवाला के बारे में एक बात निकलकर सामने आई कि इसके आधे चेहरे पर लकवा है, और जिस इंसान के आधे चेहरे पर लकवा हो वो भला 2 इंसानों की आवाज की नकल कैसे कर सकता है। संसद में हंगामा हो रहा था और इंदिरा गांधी से जवाब मांगा जा रहा था। अब लोग इंदिरा गांधी पर यह आरोप लगाने लगे थे कि ये जो आवाज की नकल करने वाली बात है ये बिल्कुल भी बकवास है और इन सारे पैसों को इंदिरा गांधी ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए खुद ही बैंक में फोन करके निकलवाया था। साथ ही साथ लोग इस बात पर भी काफी ज्यादा गुस्सा जाहिर कर रहे थे कि एक बैंक का कैशियर प्राइम मिनिस्टर को माता जी कैसे कह सकता है, और कैशियर को बिना मैनेजर से पूछे इतनी बड़ी रकम देने का अधिकार है भी या नहीं है, और बिना किसी कागजी कार्यवाही के एक बिल्कुल ही अनजान इंसान को इतने सारे पैसे कैसे दे दिए गए। फिर इसके बाद धीरे धीरे अखबारों में खबर निकलकर सामने आई कि रुस्तम सोहराब नागरवाला रॉ का एजेंट था और ये सारे पैसे वाकई में बांग्लादेश को ही भेजे जाने वाले थे। जब ये रॉ वाली बात आई तो लोग रॉ के डायरेक्टर रामनाथ काव तक पहुंच गए। इनसे पूछा गया तो रामनाथ काव ने बड़े जोरदार तरीके से इन सारी बातों का खंडन कर दिया
आर्यन काव ने कहा कि रुस्तम सोहराब नागरवाला का रॉ से कोई भी संबंध नहीं है और न ही रॉ ने कभी भी पैसे बांग्लादेश को भेजे हैं। 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो इस केस की जांच के आदेश दे दिए गए। इसके लिए जगन मोहन रेड्डी आयोग बनाया गया था, लेकिन जांच में कुछ भी सामने नहीं आ पाया। जांच ने घोषणा करी कि नागरवाला की मौत सामान्य कारणों से हुई थी। इसके शरीर में तमाम बीमारियां थी और ये लंबे समय से बीमार था, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई। किसी भी जालसाजी का कोई नामो निशान नहीं था। इंदिरा गांधी की मौत के 2 साल बाद हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी कि नागरवाला रॉ का नहीं बल्कि सीआईए का एजेंट था और ये सब कुछ महज इंदिरा गांधी को बदनाम करने के लिए किया गया था। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इंदिरा गांधी की बांग्लादेश नीति निक्सन को खासी नागवार गुजर रही थी। लेकिन इन बातों का भी कभी कोई सबूत नहीं मिल पाया। नागरवाला ने जो 5,000 रुपए खर्च कर डाले थे वो मल्होत्रा को अपनी जेब से भरने पड़े और मल्होत्रा के केस की जांच पूरी होने के बाद इसको नौकरी से भी निकाल दिया गया था। लेकिन इसके 10 साल बाद एक अजीब घटना होती है। भारत में जब मारुति उद्योग की स्थापना हुई तो मल्होत्रा को इसका चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर बनाया गया था। लेकिन सवाल ये है कि उस समय के लेखक और अखबारों के एडिटर जो छिछली बातें कर रहे थे, क्या वाकई उनमें ही सच्चाई थी या नागरवाला का मामला एक बिल्कुल ही दूसरी घटना थी? तो इस घटना को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1970 में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे। पूर्वी पाकिस्तान में 162 सीट थी और पश्चिमी पाकिस्तान में 138 सीट थी। जब नतीजे आए तो पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी आवामी लीग को 167 सीटें मिली थी और पश्चिमी पाकिस्तान की पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 86 सीटें मिली थी। आवामी लीग के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान और पीपीपी के लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो। पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे याह्या खान। आवामी लीग जीत चुकी थी और अब कायदे से सरकार को पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश चले जाना चाहिए था। लेकिन याह्या खान और जुल्फिकार अली भुट्टो सत्ता हस्तांतरित नहीं करना चाहते थे। सरकार नहीं बनने दी गई। तो जब सरकार नहीं बनने दी गई तो बांग्लादेश में दंगे भड़क उठे। 300 बिहारी लोगों को बांग्लादेश में मार दिया गया क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के समर्थक थे। जब 300 बिहारी लोगों को मारा गया तो पाकिस्तान ने सेना बांग्लादेश भेज दी। सेना ने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तान भेज दिया। इसके बाद 25 मार्च 1971 की रात ऑपरेशन सर्चलाइट सेना के द्वारा चला दिया। शेख मुजीबुर रहमान के गिरफ्तार होने के अगले दिन 26 मार्च 1971 को अलग बांग्लादेश की घोषणा सार्वजनिक तौर पर कर दी गई थी। जब अलग बांग्लादेश की घोषणा हुई तो सेना ने विपक्ष को कुचलने का काम शुरू कर दिया। सेना ने इस ऑपरेशन सर्चलाइट में कत्लेआम मचा दिया था। इस ऑपरेशन सर्चलाइट में बताया जाता है कि 30 लाख के लगभग लोग मारे गए थे और 1 करोड़ के लगभग लोग जान बचाकर भारत भाग आए थे। उधर रिचर्ड निक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था और हेनरी किसिंगर इसका सलाहकार था। ये दोनों लोग इंदिरा गांधी से हद दर्जे की नफरत किया करते थे। निक्सन था तो अमेरिका का राष्ट्रपति, लेकिन ये अमेरिकन सरकार को पूरी तरह से नहीं चला रहा था। इसके ऊपर भी एक सुपर सरकार थी जो व्हाइट हाउस के तहखाने में बैठा करती थी। इस सुपर सरकार का नाम था 40 कमेटी यानी 40 कमेटी। अब इसका नाम तो था 40 कमेटी, लेकिन इसमें मात्र 5 लोग ही थे। हेनरी किसिंगर भी इनमें से एक था। ये 5 लोगों का ग्रुप ही अमेरिकन सरकार को पूरी तरह से चला रहा था और ये ग्रुप किसी को भी किसी भी मामले में जवाब देने के लिए बाध्य नहीं था। चाहे सीआईए को कहीं लगाना हो या लाखों करोड़ों डॉलर कहीं पर भेजने हो, चाहे किसी देश को हथियार भेजने हो या सेना वगैरह के काम, सब कुछ यही 5 लोगों का ग्रुप देखा करता था। सारे अमेरिकन विभाग पूरी तरह से इस ग्रुप के कब्जे में थे, खाली एफबीआई को छोड़कर, क्योंकि एफबीआई में जे एडगर हूवर बैठा हुआ था और जे एडगर हूवर वो इंसान था जो सरकार गिराने की ताकत रखता था। ये 5 लोगों का जो ग्रुप था ये जे एडगर हूवर से ही घबराता था, क्योंकि एडगर हूवर ने निक्सन सरकार की तमाम फाइलें, वीडियो टेप और ऑडियो टेप बना रखे थे। यहाँ तक कि ओवल ऑफिस में भी एफबीआई ने एक माइक्रोफोन छुपा रखा था। तो हूवर को छोड़ दिया जाए तो इन 5 लोगों के ग्रुप को लगता था कि ये व्हाइट हाउस के तहखाने में बैठकर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। अब पता नहीं इनमें दुनिया को नचाने की ताकत थी या नहीं थी, लेकिन 1971 के दिसंबर महीने में जब हेनरी किसिंगर और रिचर्ड निक्सन आपस में फोन पर बात कर रहे थे तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट और हताश थे। खैर, अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा था और हथियार भेज रहा था। अमेरिका का सीधा इरादा था कि बांग्लादेश को बनने नहीं देंगे और अगर बांग्लादेश बन गया
तो उसको भी हथियार और पैसे भेजने लगेंगे। इसके अलावा अमेरिका किसी भी तरह से एशिया में हावी होना चाहता था। बाद में जब बांग्लादेश इनके हाथ से निकल गया था तो इन्होंने अपनी गतिविधियां श्रीलंका में बढ़ा दी थी। तो लंबे समय से अमेरिका भारत को अपने पाले में करना चाहता था, लेकिन भारत अमेरिका के पाले में नहीं जा रहा था। अमेरिका चाहता था कि पैसों और हथियार के लिए भारत अमेरिका का साथी बन जाए, लेकिन भारत की गुटनिरपेक्ष नीति थी जो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इसके ऊपर कोल्ड वार के दौरान भारत ने रूस की मदद भी की थी। तो इस वजह से हेनरी किसिंगर और रिचर्ड निक्सन भारत सरकार से खार खाए बैठे थे। इंदिरा गांधी से इनकी नफरत राजनीतिक होने के साथ साथ व्यक्तिगत भी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी व्यक्तिगत तौर पर जरा सा भी इन दोनों के प्रभाव में नहीं आती थी और इंदिरा गांधी के रवैये से हेनरी किसिंगर को बेइज्जती महसूस होती थी। ऑपरेशन सर्चलाइट में जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे उन्हें अमेरिका ही भेज रहा था और अमेरिकन एजेंसी सीआईए ने अपनी पूरी ताकत बांग्लादेश में झोंक रखी थी। इस सब के बीच रॉ अपने काम में लगा हुआ था। बांग्लादेश में रॉ की गतिविधियां बहुत ही ज्यादा तेज थीं। अमेरिकन सरकार और सीआईए से निपटने के लिए इंदिरा गांधी के पास रॉ ही इकलौता साधन थी। तो अब ये जो नागरवाला का केस था, इसमें ये धारा निकलकर सामने आती है कि रुस्तम सोहराब नागरवाला किसी समय ब्रिटिश आर्मी में मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ करता था। फिर 1970 के लगभग ये रॉ और बीएसएफ के एक साझा ऑपरेशन में काम कर रहा था और बांग्लादेश की गतिविधियों में लगा हुआ था। नागरवाला के आगे पीछे कोई था नहीं और ये बहुत ही ज्यादा ईमानदार था, तो ये बहुत ही जल्दी सबसे भरोसेमंद कुरियर बन गया था। नागरवाला को पैसे हवाई जहाज से कलकत्ता पहुंचाने का काम मिला हुआ था और मल्होत्रा ही बैंक का वो अफसर था जिसे गुप्त पैसे निकालने का काम मिला था, क्योंकि मल्होत्रा प्रधानमंत्री कार्यालय और राह दोनों का भरोसेमंद था। तो अब जिस दिन की बात है, उस दिन हकीकत में ये हुआ था कि मल्होत्रा पहले भी पैसे निकालता रहा था, लेकिन उस दिन संसद का सत्र चल रहा था। इसकी वजह से इसको संसद जाना पड़ा और जब संसद में इसे घंटे भर का वक्त लग गया तो इसके साथ आया डिप्टी चीफ कैशियर रावल सिंह घबरा गया। उसको पता नहीं था कि ये जो काम हो रहा है ये सारा इंटेलिजेंस का काम हो रहा है, ये पैसा इंटेलिजेंस के लिए भेजा जा रहा है। तो इसको लगा कि मल्होत्रा जाने कहाँ गायब हो गया है, कहीं मल्होत्रा ने ये कोई हेरफेर तो नहीं की है 60 लाख रुपए की, और मल्होत्रा का इस हेरफेर करने में कोई हाथ तो नहीं है। तो यही सोचकर ये पुलिस थाने चला गया और वहां जाकर इसने कंप्लेन लिखा दी। अब इसने जो कंप्लेन लिखाई थी वो जूनियर पुलिस वालों को लिखाई गई थी और जूनियर पुलिस वालों ने इस कंप्लेन को लिखने के बाद ही बड़ी तेजी के साथ इस खबर को आग की तरह फैला दिया। जब तक उच्च अधिकारी कुछ करते तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। हकीकत बात यह है कि पीएन हक्सर ने कभी थाने में रिपोर्ट लिखवाने की बात कही ही नहीं थी, बल्कि पुलिस के दबाव में रावल सिंह द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट को बदलाव करके मल्होत्रा ने अपने नाम से दर्ज कराई थी और इस पीएन हक्सर की घटना का जिक्र कर दिया था। तो नागरवाला के पास बात करने के लिए एक वॉकी टाकी रहा करता था और इसके पास एक बहुत ही मॉडर्न रिवॉल्वर थी। नागरवाला को लगता था कि इसे कुछ ही दिनों में छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन जब इसे छुड़ाया नहीं गया तो ये बेताब हो गया और इसने पूरी जानकारी देने के लिए इंटरव्यू देने की बात कही, लेकिन ये कोई इंटरव्यू दे पाता इससे पहले इसकी मौत हो गई। नागरवाला के बारे में बातें सामने आती हैं कि इसने कभी ग्रेजुएशन नहीं किया था, फिर भी जापान के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये अंग्रेजी पढ़ाया करता था और लोग मानते हैं कि यह जापान में इंटेलिजेंस का काम कर रहा था। नागरवाला के बारे में जितनी भी बातें ये हैं, तो ये सारी बातें पक्की नहीं है, इनका कोई सबूत नहीं है, एक अंदाजा है कि ऐसा हुआ हो सकता है। खैर ये बात पक्की है कि जब नागरवाला को पकड़ा गया था तो इसने कहा था कि या तो इसकी प्रधानमंत्री से बात कराई जाए या बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल से बात कराई जाए। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल इसके पुराने फैमिली फ्रेंड थे। तो खैर नागरवाला की मौत के बाद ये कभी पता नहीं लग पाया कि इस केस में वाकई क्या हुआ था। जितने भी लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से धाराएं बनाते हैं और अनुमान लगाते हैं। ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।